सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं नीतू कुमारी और हमारे कुछ सहपाठीगण आपके समक्ष उत्तर भारत राज्यों में से एक लद्दाख के सांस्कृतिक महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम सोनिया भगनी को बुलाऊंगी जो हमारे समक्ष मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी। सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषार क्षम्यताम्। या कुन्देन्दु तुषारहारि धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु, धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया भगनी। आगे मैं अपने मार्गदर्शिका के रूप में बताना चाहूंगी कि तमन्ना कौशल महोदया और सुशील सर हमारे मार्गदर्शक हैं। इन्होंने हमें इस टॉपिक के ऊपर हमें प्रेजेंटेशन करने में सहायता किया है। हमारे हमारे समूह का नाम उत्तर भारतीय समूह है, जिसमें हम 15 लोग हैं। उसमें से हम कुछ लोग 5 लोग हम मिलकर के इस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से मेरा टॉपिक है इतिहास, साक्षी पर्यटन स्थल, भाषा और व्यंजन का है कामना नृत्य एवं संगीत, अर्पिता उत्सव एवं धर्म तथा सोनिया का विषय है भूगोल से संबंधित है। सर्वप्रथम मेरा विषय आता है इतिहास का। मैं सबसे पहले मैं लद्दाख का मानचित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें इसके सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ये। और यह उत्तर भारत के काराकोरम पर्वत और दक्षिण पर्वत के बीच स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी लेह है तथा इसकी 2 जिला बताए गए हैं, एक लेह है और एक दूसरा कारगिल है। इसका मुख्य नगर लेह है। इसका मानचित्र बैंगनी रंग का दिखाई देता है और इसका कश्मीर से संबंधित है, तो इसलिए इसका जो मानचित्र का जो बॉर्डर है वो इसका बैंगनी रंग का प्रस्तुत किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका प्राचीन इतिहास। और लद्दाख में स्थित शिलालेखों से ज्ञात होता है कि यह नवपाषाण काल से स्थापित है। प्रथम शताब्दी के आसपास कुषाण राज्यों का यह एक हिस्सा था।
इसकी अधिकतम जनसंख्या प्रकृति, संस्कार एवं रहन सहन पर तिब्बत एवं नेपाल से संबंधित है। पूर्व भाग में अधिकतर बौद्ध धर्म था, पश्चिमी ईसाई धर्म है। यह बौद्ध लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। 13वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया में हमलावरों ने बौद्ध की कलाकृतियों को तोड़ फोड़ किया था, जिसके पश्चात 17वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी कलाकृतियों को पुनर्निर्माण किया गया तथा राज्यों को जांचकर वह स्थिति में फैलाया गया और यह आज अत्यधिक विशाल रूप में फैला हुआ है। 1947 में भारत विभाजन के समय डोगरा राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की मंजूरी दे दी थी। 1955 में चीन ने जिनजियांग व तिब्बत को जोड़ने के लिए पाकिस्तान से जोड़ने के लिए काराकोरम हाईवे बनवाया। भारत ने भी इसी दौरान श्रीनगर लेह सड़क बनवाई, जिससे श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी 16 दिनों से घटकर 2 दिन रह गई। यह इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां पे वहां का जो रास्ता था वहां पे बर्फ जम जाती थी ठंड के दिनों में। आधुनिक इतिहास। भारत सरकार लद्दाख और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 100 किलोमीटर से अधिक की कुल 10 सुरंगों का निर्माण करने की योजना बना रही है। ये सुरंगें पूरे वर्ष सेना की सुचारू आवाजाही में मदद करेगी। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख और कश्मीर के लिए सभी मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाने और दोनों क्षेत्रों में आगे के क्षेत्रों के लिए 8 सुरंगों का प्रस्ताव दिया है। यह लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर होंगी, जिससे आगे के स्थानों को जोड़ा जा सकेगा। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है। यह 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाती है। जोजिला दर्रे जो 11,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यह श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पर स्थित है। इसी से होकर आगे लद्दाख तक जाया जाता है। सर्दियों में जोजिला दर्रे बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बर्फ जम जाती है। यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनेगी। यह करीब 6800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया है। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विस्फोट कर टनल के निर्माण की शुरुआत की है। मेरा विषय यहीं पे समाप्त होता है। आगे मैं साक्षी भगनी को बुला रही हूँ, वो अपना विषय प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद। नमो नमः। मेरा विषय पर्यटन स्थल एवं भाषाएं है। इंडस नदी के किनारे पर बसा लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे लास्ट संग्रीला, लिटिल तिब्बत, मूनलैंड या ब्रोकन मून आदि के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य शहर लेह के अलावा इस क्षेत्र के समीप कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे अलची, नुब्रा घाटी, हेमिस, लमचोरू, जास्कर घाटी, कारगिल, अहम पेंगांग, स्तो और स्तो कार, स्तो मेमोरी आदि स्थित हैं। आइए कुछ प्रमुख स्थलों की यात्रा पर चलते हैं। सर्वप्रथम लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भारत का सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक लद्दाख अब काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक क्षेत्र घेरता है। ज्यादातर लोग लेह और लद्दाख को एक ही जगह समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख आते हैं। लद्दाख को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें लेह जिला और कारगिल जिला शामिल है। लेह शहर यहाँ स्थित अपने आकर्षक मठों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों और शानदार बाजारों की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लेह लद्दाख अपने कठिन रास्तों, खूबसूरत बर्फबारी और कई साहसिक गतिविधियों की वजह से भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
लेह महल। लद्दाख का लेह महल सिंघे नामग्याल ने बनवाया था। यहाँ आप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्रों को देख सकते हैं। महल की इमारत लहासा में पोताला पैलेस, जो कि तिब्बत में है, उसकी तरह है। तृतीय है कारगिल। लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा कारगिल है। कारगिल को कारगिल को उनगास की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल अपने मठों, खूबसूरत घाटियों और छोटे टाउन के लिए लोकप्रिय है। इस स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण और बौद्ध धर्म के धार्मिक केंद्रों जैसे शनि मठ, मुलबेख मठ और शरगोल मठ स्थित है। चतुर्थ है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, जहां पर वाहन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप पहाड़ी की तरफ खींचे चले आते हैं। यह पहाड़ी समुद्र के स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर और लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है, जो तिब्बत में निकलती है, जो लद्दाख के यात्रियों के लिए एक आवश्यक पड़ाव है। इस पहाड़ी में ऑप्टिकल भ्रम या वास्तविकता लद्दाख में मैग्नेटिक हिल का रहस्यमयी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मेरा अगला विषय है भाषाएं। यूं तो सभी क्षेत्रों की कोई न कोई विशेष भाषा होती ही है, किंतु बोलियों के आधार पर उस भाषा के भी कई विभाजन हो जाते हैं। लद्दाखी तिब्बत। भारत के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले भारत के लद्दाखी क्षेत्र के लेह जिले की प्रमुख भाषा है। इसे भोटी भाषा भी कहते हैं। यह तिब्बती परिवार की भाषा है, किंतु मानक तिब्बती तथा लद्दाखी जानने वाले लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते। लद्दाख के गांचे क्षेत्र में तिब्बती मूल के बलती व लद्दाखी लोग रहते हैं। सांस्कृतिक रूप से यह भारत के लद्दाख क्षेत्र का भाग है। हालांकि यहाँ के अधिकतर लोग धार्मिक दृष्टि से मुस्लिम हैं। यहाँ अधिकतर बलती भाषा बोली जाती है, जो लद्दाखी भाषा के करीब और अक्सर तिब्बती भाषा की उपभाषा समझी जाती है। मेरा अगला विषय है व्यंजन। कहते हैं लद्दाख सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से एक है खान पान या व्यंजन। छांग हो या मोकथुक या फिर याक चीज, यहाँ की हर डिश का अलग ही मजा है, अलग ही स्वाद और अंदाज है। लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां आपको अचंभित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ट्रैकिंग से लेकर साइकिलिंग, कैंपिंग, सफारी जैसे कई एडवेंचर के साथ लेह लद्दाख वेकेशन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन आपका कोई भी सफर तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप वहाँ की संस्कृति और पारंपरिक जायके का मजा नहीं लेते। जी हाँ, महज घूमने फिरने में ही नहीं, लद्दाख खान पान में भी काफी अलग है। मतलब यहाँ आप कई तरह की डिशेस का स्वाद चख सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में। सर्वप्रथम मक्खन वाली चाय। जैसा कि नाम से ही कितना क्रीमी और शाही लगता है, याक के दूध की क्रीम से बनने वाली यहाँ की मक्खन वाली चाय का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। ये आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती, लेकिन घरों में यही चाय बनाई जाती है। गुलाबी रंग की इस चाय का स्वाद थोड़ा नमकीन सा होता है। द्वितीय है टिग्मो। कई तरह के कई तरह की सब्जियों और खमीर के ब्रेड से बनने वाले इस टिग्मो का स्वाद भी यहाँ आकर लेना ना भूलें। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही इस डिश का लुत्फ उठा सकते हैं। खट्टी मीठी इस डिश को स्नैक्स के साथ अथवा खाने में भी सर्व किया जा सकता है। तृतीय है मोकथुक। मोकथुक यहाँ की एक और मशहूर डिशेस में से एक है, जिसे लद्दाख के ही नहीं, बाहर से आने वाले लोग भी बड़े चाव से खाते हैं। इसमें मोमोज को सूप के साथ पकाया जाता है और इसे गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। जो लोग मोमोज के दीवाने हैं, उनके लिए यह मोमोज की एक नई वैरायटी है। थुक्पा। थुक्पा लद्दाखी खाने में विशेष रूप से खाया जाने वाला व्यंजन है। सर्दी से बचने के लिए नूडल्स, सब्जियों और मीट के टुकड़ों को साथ में पकाकर बनाया गया यह थुक्पा यहाँ की लोकल ब्रेड, जिसे खमीर कहते हैं, उसके साथ परोसा जाता है। थुक्पा का जायका आप लद्दाख की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी हर जगह से ले सकते हैं। छांग।
छांग लद्दाख की देशी शराब है, जिसे यहाँ के लोग घरों में खुद ही तैयार करते हैं। इसे नशे से ज्यादा सेहतमंद बने रहने के लिए लोग पीते हैं। इसे पीने से लद्दाख की कड़ाकेदार सर्दी में थोड़ी राहत मिलती है और शरीर गर्म रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई व्यंजन जैसे खुबानी का जैम, याक चीज, मोमोज आदि वहाँ के सुप्रसिद्ध व्यंजनों में आते हैं। आगे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और कामना को बुलाना चाहूंगी। सभी को प्रणाम। मेरा विषय है नृत्य और संगीत। अभी तक आपने लद्दाख के इतिहास और उस वहाँ के पर्यटक स्थल और व्यंजनों का तो स्वाद ले ही लिया होगा, लेकिन लद्दाख का सफर तब तक अधूरा है जब हम वहाँ के नृत्य और संगीत का हम आनंद ना ले। तो उसी में सबसे पहले लद्दाख के नृत्य पर चर्चा करते हैं। नृत्य सभी राज्य या देश की जब हम बात करते हैं, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम का जब बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले नृत्य की बात करना अत्यंत जरूरी हो जाता है, ताकि वहाँ की संस्कृति कितनी समृद्ध है ये नृत्य के द्वारा बताया जा सकता है। इसी प्रकार लद्दाख भी नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीछे नहीं है। यूं तो लद्दाख में अनेक प्रकार के नृत्यों की कला प्रसिद्ध है और प्रचलन में भी है, जैसे है कोम्पा, तुस्ताग, सपोआ नृत्य, मैटुक, स्टैनमो, लेह का भोज, कोशर नृत्य, जबरो, शांडोल नृत्य, तशक या शोन नृत्य, न्योपा, ब्रोकपा डांस, लोशन, गली या तो चब्सकी डांस इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम समय की कमी होने के कारण से लद्दाख के एक प्रमुख नृत्य शांडोल नृत्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। शांडोल नृत्य जो है वह वर्तमान में लद्दाख के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इसका पूर्व आयोजन राज दरबारों में राजा के सम्मान के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में आधुनिकता का रूप लेते हुए नृत्य ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। नृत्य अनेक संस्थाओं द्वारा विश्व में भारतीय लद्दाख के नृत्यों का प्रदर्शन करती है और भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट सम्मान प्राप्त कराती है। शांडोल नृत्य क्यों वर्तमान में लद्दाख के नृत्यों का एक प्रसिद्ध नृत्य है, इसके बारे में देखते हैं। 2019 में एक प्रदर्शनी में इस नृत्य का प्रदर्शन किया गया, वहीं इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इसलिए ये लद्दाख का एक प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इसका आयोजन 100 व्यक्तियों ने मिलकर किया था, जो कि एक बहुत ही भव्य प्रदर्शनी के रूप में सामने आया था और इसको देश विदेश में काफी सम्मान मिला था। इसलिए शांडोल नृत्य जो है लद्दाख का एक प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, उस प्रदर्शनी का एक तस्वीर है। इसमें बहुत सारे लोगों ने एकजुट होकर एकता के रूप में इस शांडोल नृत्य का प्रदर्शन किया था, जो कि लद्दाख की संस्कृति को बहुत ही उच्च स्तर पर ले गया था भारतीय संस्कृति के साथ साथ। अब नृत्य के साथ साथ हम संगीत पर चर्चा करते हैं। जहाँ नृत्य की बात आती है वहां पर संगीत भी पीछे नहीं है, और लद्दाख का जो संगीत है वो उत्तरी भारत के संगीतों से मिलता जुलता है। यहाँ पे ड्रम का, बांसुरी का और एक अकॉर्डियन जो विशेष वाद्य यंत्र है का प्रयोग किया जाता है। बांसुरी को यहाँ पर लिंगबू कहा जाता है। लिंगबू के नाम से प्रसिद्ध है बांसुरी। बांस से बना होता है और विभिन्न आकारों के स्वरूप में आते हैं। इस विनम्र वाद्य ने एक साथ पीढ़ियों के द्वारा लद्दाख के संगीत में परिदृश्य को अपनी पहचान बनाई है। हालांकि हम आधुनिकता में प्रगति करते हुए कम होते बांसुरी वादकों को देखते हैं, परंतु लद्दाख में आज भी इसका प्रचलन अधिक है। और दूसरा जो है अर्काइडिया, जो कि लद्दाख के प्रसिद्ध नृत्य संगीत में से नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में यह अर्काइडिया भी लद्दाख की संगीत वाद्य यंत्र के रूप में अत्यधिक प्रचलित है। और ऐसा क्यों है, इसके विषय में जानते हैं। यह लद्दाख के उपकरणों के प्रदर्शनों की सूची के अतिरिक्त है। एक टक्कर आधारित उपकरण हारमोनियम की पियानो जैसी चाबियों के साथ बजाया जाता है। इससे आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसका संगीत बहुत ही अच्छा और मानसिक शांति देने वाला हो सकता है। जबकि कलाकार अपने दूसरे हाथों में हवा निकालता है। 1980 और 90 के दौरान इसे एक नए ट्रेंड के रूप में प्रचलित किया गया था, और तभी से अर्काइडिया जो है लद्दाख के संगीत वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है। इसी के साथ नृत्य और संगीत का विषय समाप्त होता है। अब लद्दाख के वेशभूषा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लद्दाख में जो
लद्दाख की वेशभूषा, वहाँ का जो वातावरण है अत्यधिक ठंडा होता है, इसी कारण वहाँ पे ऊनी वस्त्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। लद्दाख के पुरुष सामान्य तौर पर गुप्चा नाम का एक लंबी ऊनी पोशाक पहनते हैं, जो कि वातावरण और उनके शरीर को और उनकी शोभा को बढ़ाता है। शरीर को नहीं बढ़ाता, उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। महिलाओं भी एक लंबी ड्रेस पहनती हैं, जिसे कॉन्टुपो और बोक कहा जाता है। ब्रैक नाम की एक लंबी टोपी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो लोग पहनते हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध और उनका पारंपरिक वेशभूषा है। ये किसी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही पहना जाता है। इसी के साथ मेरा विषय समाप्त होता है। अब मैं अर्पिता को उनके विषय के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कामना। सर्वेभ्य नमो नमः। मेरी आज की विषय लद्दाख की उत्सव और धर्म। लद्दाख में मनाए जाने वाले उत्सव। हमारे भारत जाना जाता है अपने विविधता भरी संस्कृति और यहाँ माने जाते रंग बिरंगे त्योहारों के लिए, और इसका बड़ा सा खूबसूरत नजारा आपको देखने मिलते हैं लद्दाख में। लद्दाख को हम यहाँ की बर्फीले पहाड़े बुद्ध मोनेस्ट्री के लिए ही जाने जाते हैं, पर यहाँ की कलरफुल और खूबसूरत त्योहारों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अगर आप लेह लद्दाख को करीब से जानने के लिए चाहते हैं, यहाँ की त्योहार को जरूर जानना। बेस्ट फेस्टिवल ऑफ लद्दाख नंबर 1 में है लसार फेस्टिवल। लसार पूरे लेह लद्दाख में दिसंबर महीने में नए साल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। त्योहारों में यहाँ के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर यहाँ इकट्ठा होते हैं और मंत्र उच्चारण करके साथ यही तरीके झांझिया तैयार करते हैं। नंबर 2 में है सिंधु दर्शन। जून के महीने में गुरु पूर्णिमा के दिन सिंधु दर्शन का त्योहार मनाया जाता है। 3 दिन चलने वाली इस त्योहार में लोग इंदस नदी की पूजा करते हैं, जिसको यहाँ खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3 में है हेमिस स्टैचू। जुलाई के महीने में 2 दिन का ये त्योहार हेमिस मिनिस्ट्री में मनाया जाता है, और ये त्योहार यहाँ के लोग और टूरिस्ट में काफी फेमस है। अपने चेहरे पे नकाब और पारंपरिक वेशभूषा पहनकर यहाँ की लंबास एक बहुत खूबसूरत डांस करते हैं। नंबर 4 पे है लद्दाख फेस्टिवल। सितंबर के महीने में पूरे लेह लद्दाख में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को देखने का सबसे अच्छा मौका देता है। 4 दिन चलने वाली इस त्योहार में यहाँ का लोकल डांस और म्यूजिक एक अलग दुनिया में ले जाता है। नंबर 5 में यूरो बकेट। नामा यूरो मिनिस्ट्री में 2 दिन चलने वाली यूरो बकेट फेस्टिवल जुलाई महीने में टूरिस्ट के लिए ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। इस दौरान यहाँ के लोग पारंपरिक तरीकों से लोकगीत और बुद्धिस्ट परंपरा से डांस देखा जा सकता है। नंबर 6 पे है थुक्से गुस्तुर। थुक्से गुस्तुर फेस्टिवल 3 अलग अलग मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, जथा थिक्से, स्पीतक और करजा में दिसंबर महीने मनाया जाता है देखने मिलता है। फेस्टिवल काफी मान्यता रखता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी बुराइयां खत्म हो जाती है। नंबर 7 में है डोस मोटे। ये फेस्टिवल पूरे लेह लद्दाख में और खास करके डिस्किट मोनेस्ट्री में 2 दिन तक मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग अपने पारंपरिक कपड़े में मुखौटे लगाकर डांस करते हैं और अन्य लोग की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। नंबर 8 में है स्तूप गुरु स्टैचू। फरवरी मार्च में 2 दिन आने वाला ये त्योहार लद्दाख के मेथ मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। नंबर 9 में है साका दावा फेस्टिवल। जून के महीने में
लद्दाख में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलर त्योहारों में से एक है। यहाँ का आम लोग के अपनी पारंपरिक कपड़े में मंत्र उच्चारण करते हुए और साधना करते हुए देख सकते हैं। नंबर 10 में है ताक थक फेस्टिवल। जुलाई के महीने में ताक थक को गुम्फा में मना जाता है। यह आपको बहुत से कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिलता है। ये थी कुछ त्योहार जो लद्दाख में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मेरी अगली विषय है धर्म। बुद्धिज्म के विशारद है लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसका सभी देशवासी का नाज है। इन प्राकृतिक देन के साथ यहाँ की सभ्यता, परंपरा और मानवीय मूल्यों ने यहाँ की शीतलता और शालीनता को चार चांद लगाया है। यहाँ जीवन के सही परिभाषा सीखने के लिए आते हैं। यहाँ की सुंदरता और बुद्ध धर्म के मूल्य तत्व पर एक के दूसरे के हाथ पकड़ सदियों से एक साथ चल रहे हैं। इसकी विशेषता के कारण दुनिया लेह लद्दाख की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ समन संस्कृति के लोग रहते हैं। ये लोग बुद्ध के प्रचारों से प्रभावित है। वे केवल बुद्धिज्म जानते नहीं, दिन के 24 घंटे बुद्धिज्म को जीते हैं। इसलिए दुनिया की तुलना में यहाँ की लोग शांति, खुशहाली को परमानंद के तौर पर महसूस करते हैं। यहाँ खास करके कोई भी चिंतित और दुखित नहीं दिखता। यहाँ के लोग हंसी से आपको स्वागत करते हैं। बुद्धिज्म का सही तत्व ज्ञान यहाँ परिचित होता है। यहाँ धर्म तत्व ज्ञान साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्र का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ मेरी अपनी वाणी विराम लेती हूँ। इसके बाद भगिनी सोनिया जी को बुलाती हूँ। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि लद्दाख क्षेत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण और संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र है। बिना लद्दाख के हम भारत माता के संपूर्ण चित्र की कल्पना नहीं कर सकते। भारत विश्व की सर्वप्राचीन गौरवशाली संस्कृति है और इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं भरी पड़ी है। इतनी अधिक विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम सब भारत राष्ट्र के तौर पर एक हैं। विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी विशेषता है और इसी विशेषता में भारत के भूगोल की भी चर्चा की जाती है। हमारे भूगोल में कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं नदियां, कहीं उपत्यकाएं, कहीं ग्रीष्म क्षेत्र, कहीं उष्ण भी जाने जाते हैं। कितनी भी तरह की भौगोलिक विविधताएं हमारे भारतवर्ष में देखी जाती है। भौगोलिक विविधता की जब बात आए और लद्दाख की बात आए, यह असंभव है। अतः हम लद्दाख के भूगोल के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। भारत देश जिसमें लद्दाख एक राज्य है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 में बनाया। इसकी राजधानी लेह है। जिला इसमें 2 है, लेह और कारगिल। शासन व्यवस्था अगर देखें तो उपराज्यपाल यहाँ के राधा कृष्ण माथुर है और सांसद जमयांग सेरिंग। उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है। क्षेत्रफल इसका 59,146 किलोमीटर वर्ग है। अधिकतम ऊंचाई 22,836 वर्ग मील है और निम्न ऊंचाई 25,400 फीट है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,74,279 है। घनत्व 4.6 वर्ग किलोमीटर है। वासी नाम लद्दाखी कहा जाता है। यहाँ पर भाषाएं 2 बोली जाती है, हिंदी और लद्दाखी। तिब्बती समय भारत मानक समय पर चलता है इनका। वाहन एले और मुख्य नगर लेह और कारगिल। लद्दाख का भूभाग क्षेत्र। लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व में स्थित एक ऊंचा पठार है, जिसका अधिकतर हिस्सा 3,000 मीटर
9800 फीट ऊंचा है। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु की ऊपरी घाटी में फैला हुआ है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। ज्यादातर ऐतिहासिक और वर्तमान स्थान जैसे कि लेह, शे, बासगो, टिंग मोसंग सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। 1947 में भारत पाक युद्ध के बाद जब सिंधु नदी पर संधि हुई थी तो सिंधु का मात्र छोटा सा हिस्सा लद्दाख में रह गया था, बाकी सारा पाकिस्तान की ओर चला गया। सिंधु हिंदू धर्म की एक पूजनीय नदी है जो केवल लद्दाख में बहती है। दो जिले लेह और कारगिल। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दो जिले नामतः कारगिल एवं लेह शामिल है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। लद्दाख का क्षेत्रफल 97,776 वर्ग किलोमीटर है। कारगिल लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वैसे यह स्थान मुख्य से बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्धों के कई प्रसिद्ध मठ हैं। मठों में अतिरिक्त यहाँ कई अन्य चीजें भी घूमने लायक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रैकिंग का शौक रखने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। कारगिल जिला कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व पर स्थित है। यह स्थान श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जैसे कि हमें पता चलता है 1999 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था भारत का, तभी से हमें कारगिल के विषय में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। अगर हम यहाँ के वातावरण की बात करते हैं तो लद्दाख उत्तर पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहाँ का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है क्योंकि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। वार्षिक वृष्टि यहाँ 3.2 इंच तथा वार्षिक औसत तापमान 5 डिग्री तक रहता है। नदियां दिन में कुछ ही समय प्रवाहित होती है और शेष समय उसमें बर्फ जम जाती है। सिंधु नदी मुख्य नदी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी एवं प्रमुख नगर लेह है, जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। अधिकांश जनसंख्या घुमक्कड़ है, जिसकी प्रकृति संस्कार एवं रहन सहन तिब्बत एवं नेपाल से प्रभावित है। पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध है तथा पश्चिम भाग में अधिकांश लोग मुसलमान हैं। बौद्धों का यह सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है। जीव जंतु एवं वनस्पतियां। यह क्षेत्र शुष्क होने के कारण वनस्पति विहीन है। यहाँ जानवरों के चलने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपट, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की भी विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टॉर्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन यहाँ खूब पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़ एवं याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाले जाते हैं। ये विशेषतर व्यापार के लिए पाले जाते हैं। अतः अब हमारा विषय समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि अगर किसी को किसी भी विषय से प्रश्न पूछने तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था नीतू आपके ग्रुप का, जिसमें नीतू, सोनिया, साक्षी, कामना, अर्पिता सबने पार्टिसिपेट करा और बहुत विस्तृत जानकारी दी आप लोगों ने लद्दाख के बारे में। सारी चीजों को आपने कवर किया इसमें, सारे उनके भोजन से लेकर आपने उनकी संस्कृति से लेकर उनके तीज त्योहार से लेकर उनसे फेस्टिवल, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन था और सबका प्रेजेंटेशन अच्छा था। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैडम। चलिए ठीक है।